हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर का एग्जाम। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गैलेक्सी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की, जीके जीएस की और हिंदी की चारों क्लासेस बैक टू बैक चलती हैं, जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आपके साथ में। तो जितनी बेहतर प्रैक्टिस होगी उतनी ही बेहतर आपकी तैयारी और निखरती हुई चली जाएगी। तो चलिए, और बिना देर किए हुए हम पहले क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंस्पायरिंग भी क्वेश्चन है। हु रोट द बुक हिंद स्वराज, यानी कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसको किसके द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर आपको बताना है हिंद स्वराज के लेखक कौन है। मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या मौलाना आज़ाद। तो यहाँ पर महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किताब लिखी गई हिंद स्वराज। इसका मतलब है सेल्फ रूल, राइट। यानी कि हमें अपना जो देश है भारत, उस पर क्या करना है, हमें अपना देश पर खुद का एक, हमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, अपना राज करना है। दैट इज इंडियन होम रूल, राइट। तो इस इंडियन होम रूल या हिंद स्वराज किताब को वर्ष 1909 के अंदर, वर्ष 1909 में लिखा गया था बाय द महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, पतली सी किताब है, जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज नोन एज चेदी। अब यदि हम पुरानी उसकी बात करें तो छठी सदी जो ईसा पूर्व थी, वहाँ पर कई सारी जैसे अवंती, चेदी, ये सब इनके कई क्वेश्चन मैंने पिछले भी सेट्स में आपको डिस्कस कराए हैं। तो उसी की श्रृंखला में क्वेश्चन है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि जो हमारा बुंदेलखंड वाला एरिया है ना, जो मध्य प्रदेश से लगता है, झांसी वगैरह की तरफ जो है, तो वही का जो क्षेत्र था उसे कहा जाता था चेदी। और यदि मैं बात करूं तो जो हमारा जो मध्य प्रदेश से लगता है ये है ना, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र एमपी से भी लगता है, उसी को यहाँ पर चेदी कहा जाता था, बुंदेलखंड वाले एरिया को। अवध वगैरह तो ये इधर वाला क्षेत्र है, और अंग अवंती है ना, ये नहीं है, चेदी इसको कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। बहुत महान वंश रहा है मौर्य वंश। और यदि मैं बात करूं, पूछा जा रहा है कि इसके अंतिम शासक कौन रहे थे, लास्ट रूलर। या तो आपको फाउंडर पूछे जाते हैं या बहुत पराक्रमी कोई पूछे जाते हैं, किसी ने बहुत ही कोई बड़ा कार्य किया हो, है ना। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, झीलों का पुनरुद्धार किसके द्वारा करा गया, कोई फेमस मॉन्यूमेंट इमारत का निर्माण किनके द्वारा करा गया, लाइक दैट, है ना। तो कह रहे पुष्यमित्र, बृहदर्थ, और दो ऑप्शन में, अच्छा यदि आप इसका ये पढ़ेंगे इंग्लिश वाला तो बिंदुसार है, बृहदर्थ है और पुष्यमित्र है। यहाँ पर ये हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है। अशोक है ना, सॉरी, अशोक, ये अशोक है, बिंदुसार है, बृहदर्थ है और पुष्यमित्र है। आप इंग्लिश वाले ऑप्शंस को देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट रूलर की, तो लास्ट रूलर के रूप में बृहदर्थ को हम देख सकते हैं कि जो अंतिम रूलर रहे मौर्य साम्राज्य के, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के लास्ट रूलर रहे हैं। साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर देखें तो इनको किनके द्वारा, तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है उसके द्वारा मार दिया गया था। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मार दिया गया था। किनको, तो यहाँ पर बात हो रही है अंतिम सम्राट ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बृहदर्थ, सी ऑप्शन। इन एंशिएंट इंडिया द आश्रम ऑफ जमदाग्नि ऋषि। देखिए जो जमदाग्नि ऋषि है बहुत फेमस ऋषि है, और हिंदू यदि हम इसमें जाकर के बात करें तो आपने परशुराम का नाम सभी ने सुना होगा, है ना। शिव जी के जब धनुष तोड़ा गया है ना, तो वहाँ पर परशुराम जी आए थे जब राम के द्वारा, हालांकि वो मतलब काफ़ी कुपित हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, है ना। तो यहाँ पर ये जो है जमदाग्नि जी, इनका संबंध बता सकते हैं आप मुझे परशुराम जी के साथ में क्या है। तो यदि हम बात करें तो परशुराम जी जो है
हैं उनके पिताजी हैं, है ना। ये प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था। कहाँ पर था? तो जमानिया में। ये कह रहे हैं ये जमानिया जो है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है, लखनऊ। यहाँ पर थोड़ा सा माफी चाहेंगे कि जो इंग्लिश वाले ऑप्शन है आप उन्हीं पर लाइक करेंगे, लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी या सीतापुर। ठीक है, तो लखनऊ के आगे सीतापुर है, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका गाजीपुर जिले में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? जमानिया जो है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, और ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पर ऋषि जमदाग्नि का आश्रम है। बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। और ये कौन है? तो ये परशुराम जी, जो बहुत महान और फेमस यहाँ पर रहे हैं, बहुत बड़े तपस्वी थे। परशुराम जी के पिता हैं ये, ठीक है, और इनके पिता हैं परशुराम जी के जमदाग्नि, ये चीज़ ठीक है। हिंदुओं का बहुत पवित्र स्थान है जमानिया, जो कि गाजीपुर जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, याद रहेंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, किंग हर्षवर्धन एस्टैब्लिश अ लार्ज सेंटर ऑफ नॉलेज विच वॉज कॉल्ड एज भद्रा विहार। राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार का संबंध किससे? तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भद्र विहार इनमें से, जैसे यहाँ पर आपका आ जाएगा कि नॉलेज सेंटर है, यानी कि जहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा केंद्र था, ये एक बहुत लार्ज नॉलेज सेंटर था। इसकी स्थापना हर्षवर्धन ने डैश में, हरिद्वार में, काशी में, मथुरा में, काशी में, कन्नौज में या फिर हरिद्वार में। कहाँ पर करी थी? तो ये कन्नौज में करी थी। कन्नौज के अंदर हर्षवर्धन ने एक बहुत बड़े नॉलेज सेंटर की स्थापना करी थी, भद्र विहार की। ठीक है, कहाँ पर? तो कन्नौज के अंदर हर्षवर्धन के द्वारा। ये जो क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो कहाँ पर करी थी? कन्नौज में करी थी, हर्षवर्धन ने करी थी। यहाँ पर आ जाता है आपका, हु इज बेटर नोन एज फिराक गोरखपुरी। क्या है? फिराक गोरखपुरी को और आप किस नाम से जान सकते हैं? फिराक गोरखपुरी। द्वारिका प्रसाद, बिशेन नारायण, रघुपति सहाय, नवल किशोर। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किन की? फिराक गोरखपुरी की। तो एक बहुत बड़े उर्दू शायर है, तो यहाँ पर इनको किसके नाम से जाना जा सकता है? इनको जाना जा सकता है रघुपति सहाय के नाम से, रघुपति सहाय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के आंसर देते रहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following song forms are sung in the rainy season? यानी कि वर्षा ऋतु में या बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, ये तो विरह के या उसमें गाए जाते हैं, रसिया, चैती या फिर कजरी। तो यदि हम बात करें यहाँ पर महिलाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर जो है कजरी, यहाँ पर सॉन्ग गाए जाते हैं इन द रेनी सीजन। ये एक फोक मतलब लोक गीत है, लोक संगीत है, और ये उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। और ख़ास बात इसकी ये है कि ये बाय फीमेल ही गाया जाता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर जो रेनी सीज़न होता है, यानी कि जो बारिश का मौसम है, उस रेनी सीज़न के अंदर कजरी को गाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है देवा मेला एट बाराबंकी। बहुत बार क्वेश्चन आया, याद रखिएगा। देवा मेला जो है बाराबंकी के अंदर इज हेल्ड एवरी ईयर इन द हिंदू कैलेंडर मंथ ऑफ कार्तिक ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल उर्स। अब ये जो उर्स होता है, यहाँ पर जो संत हैं उनको उनकी मेमोरीज को याद करा जाता है, उनके लिए गाने गाए जाते हैं, एक तरीके का जश्न मनाया जाता है। एक एनुअल प्रोग्राम है सूफी सेंट्स के यहाँ पर लगाया जाता है कि प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह में प्रत्येक वर्ष बाराबंकी के देवा मेला आयोजित किया जाता है। सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, वारिस अली शाह या निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ पर जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, यहाँ पर जो वारिस अली हैं, इंग्लिश वाला देखेंगे, ठीक है, जो कौन है? तो वारिस अली शाह, वारिस अली शाह, इनकी जो दरगाह है ना, वारिस अली शाह की दरगाह पर प्रत्येक वर्ष उर्स के अवसर पर यह जो है देवा मेला आयोजित किया जाता है। ये है कहाँ पर? तो ये आपका बाराबंकी के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? बाराबंकी के अंदर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव मेड रूफ टॉप रेन वाटर
हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी फॉर ऑल द हाउसेस अक्रॉस द डैश स्टेट। यदि हम भारत की बात करें तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसके सभी घरों में बारिश के पानी का संग्रहण, यानी कि जो रूफ टॉप होता है, पानी को छत पर रोक लिया जाता है और उसके बाद में उसको कलेक्ट करा जाता है, बाद में यूज करा जा सकता है ना। तो कह रहे हैं कि कौन से ऐसे राज्य में इसका कलेक्शन या संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो आप देख सकते हैं कि भारत का तमिलनाडु स्टेट जो है, भारत का तमिलनाडु स्टेट वन एंड ओनली, यहाँ पर जो कंपल्शन वाली बात है तो इसके अंदर ये फर्स्ट भी है और इट इज ओनली द स्टेट वेयर दिस इज द कंपल्सरी टास्क, राइट। तो यहाँ पर तमिलनाडु में यहाँ पर जो रूफ टॉप पर पानी जो इकट्ठा किया जाता है उसके बाद में उसका यूसेज किया जा सकता है, फॉर द एग्रीकल्चर उसको यूज किया जा सकता है, फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन उसको यूज किया जा सकता है। तो इन द तमिलनाडु स्टेट दिस इज द कंपल्सरी टास्क कि उसको यूज करा जा सकता है बाद में, पर पहले उसको इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि वर्षा का पानी यहाँ पर, एक तो पहली बात यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास में जो जल के स्रोत हैं। हालांकि अगर हम भारत के अंदर की बात करें तो यहाँ पर मतलब मैक्सिमम जो हमारे पास में वाटर सोर्सेज हैं, अर्थ की मैं बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं देयर आर सो मेनी ग्लेशियर्स, ओशियंस, बट हमें जो कंजम्पशन के लिए वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए वो काफ़ी कम है, 2-2.5%, राइट। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो भी हमारे पास में नेचुरल रिसोर्स है उनको हम यूटिलाइज करें अच्छे से अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर, अपने इनोवेशन के आधार पर। यहाँ पर आया द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चरल मेथड ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर जो स्लैश एंड बर्न, देखिए हालांकि ये चीज़ें अब बैन हो रही हैं क्योंकि इससे बहुत बड़ी जो है दिक्कत होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में झूम खेती वगैरह कहा जाता था इसको, तो इससे ये सही थोड़ा है ना, इससे तो नेचुरल चीज़ें बहुत ख़राब हो रही है। पहले ज़मीनें अथाह थी लोगों के पास में, जनसंख्या काफ़ी कम थी, तो ओके। तो झूमिंग खेती में हुआ क्या करता था, जो झूमिंग खेती होती है उसके अंदर माने कि आप एक लैंड पार्ट को, झूमिंग एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता था, आपने एक लैंड पार्ट पर खेती करी, बाद में उसको वहाँ पर जो है आप जला करके दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो गए, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, ट्रांसफर एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, झूमिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ करी जाती है। तो इससे फर्टिलिटी भी बढ़ती थी क्योंकि आपने देखा होगा पहले जैसे गन्ने खेत में आज भी आग लगा दी जाती है, सो दैट, है ना। तो पर यहाँ पर पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर इस खेती को क्या कहा जाता है, रोका, पेंडा, दहिया या कुरवा। तो दहिया कहा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, इसको क्या कहा जाता है, दहिया कहा जाता है। और मध्य प्रदेश राज्य में ही इसको दहिया के साथ साथ में जो है बेवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेवार भी कहा जाता है। और जब हम नॉर्थ ईस्ट की साइड जाएंगे यानी कि उत्तर पूर्वी भारत की ओर, तो यहाँ पर इसको झूमिंग कल्टिवेशन के नाम से, यानी कि एक तरीके से झूम झूम के करते हैं खेती, है ना, झूमिंग कल्टिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसी को दहिया के नाम से कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर जाना जाता है। इसी को बेवार के अंदर, बेवार कहां पर, तो मध्य प्रदेश के अंदर। यहीं पर यदि मैं बात करूं तो पोडू और पेंडा, पोडू और पेंडा कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश के अंदर पोडू और पेंडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पोडू पेंडा इन आंध्र प्रदेश, बेवार दहिया इन मध्य प्रदेश, झूमिंग कल्टीवेशन जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले, उत्तर पूर्व वाले जो भाग हैं उनके अंदर इसको बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाई इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ड्यूरिंग द 17th century is a collection of songs in praise of Hindu deities and Muslim saint। कहा जा रहा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान या प्रेजिंग से संबंधित है। गीत गोविंद ये तो किन्होंने लिखी है, तो जयदेव ने लिखी है, ठीक है। किताब ए नवरस, पातशाहनामा या मुंतखाब उल तवारिस। तो यहाँ पर जो किताब ए नवरस है, किताब ए नवरस किन्होंने लिखी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के द्वारा यह किताब लिखी गई है। किताब ए नवरस के अंदर जो हिंदू देवी देवता हैं उनका गुणगान है, साथ ही साथ जो मुस्लिम सूफी हैं, सेंट्स हैं, उनको भी गुणगान, उनकी भी प्रेजिंग में कुछ ऐसी लिखी गई हैं चीज़ें, ठीक है। तो आप देख सकते हो किसके द्वारा लिखी गई, 17वीं शताब्दी में लिखी गई है। हिंदू देवी देवताओं के गुणगान, मुस्लिम सेंट्स के भी इसमें प्रेजिंग को लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। इन कर्नाटिक म्यूजिक एंड यहाँ पर
अलाप लिखा हुआ है, ठीक है। अलाप, अच्छा, अल्पना, अल्पना इज सिमिलर टू ए और एन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि जो कर्नाटक संगीत होता है, कर्नाटक संगीत में अल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में एक डैश है, तराना, ताल, अलाप या तिलाना। तो इट इज लाइक एज अलाप। अलाप समझते हो आप लोग, है ना, कि अलाप दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सिंगिंग के जानकार होंगे उनको पता होगा। तो इसलिए जो कर्नाटक संगीत के अंदर अल्पना है वही यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर आपका आ जाता है अलाप की फॉर्म में। अलाप की फॉर्म में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उसे अलाप कहा जाता है। द इंडियन साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स डैश रीड अ पेपर ऑन द थ्योरी ऑफ ए स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन इन 1921 ड्यू टू हिज डीप लव ऑफ म्यूजिक। यानी कि इनमें से कौन ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर भी रहे हैं जिन्होंने संगीत के प्रति अपने गहरे प्रेम को के कारण 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत यानी कि जो स्ट्रिंग म्यूजिक होता है उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत कर दिया था। यहाँ पर है आपके जगदीश चंद्र बोस, यहाँ पर है होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन या फिर विक्रम साराभाई। तो सीवी रमन, सीवी रमन आप सभी जानते होंगे कि सीवी रमन बहुत ग्रेट फिजिक्स के जानकार थे और इनको यहाँ पर नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल अवार्ड भी मिला है। और यदि मैं बात करूँ तो ये किसके लिए, तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर आप कह सकते हैं रेमन इफेक्ट के लिए, रेमन प्रभाव के लिए इनको यहाँ पर नोबेल भी मिला है। इन्हीं ने, इनकी मतलब बहुत गहरी रुचि थी संगीत में और 1921 में ही प्रेजेंट क्या रिसर्च पेपर भी इन्होंने जो है दे दिया था। और यहाँ पर आप याद रखेंगे लंदन की रॉयल सोसाइटी के सामने दिया था, ठीक है। यहाँ पर इनके अथाह प्रेम जो कि इनको संगीत के प्रति था उससे प्रभावित होते हुए इन्होंने यहाँ पर यह कार्य किया था। डैश साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने का मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ फील्ड और यहाँ पर मिट्टी ऐसे है, तो इसमें कोई ऐसा उपकरण जिससे कि मिट्टी ढीली हो जाए, जैसे आप देखते होंगे टीलर वगैरह, है ना, जैसे आप देखते होंगे कल्टीवेटर, है ना, जिससे क्या होता है, जिससे कि मिट्टी खुदती चली जाती है, थोड़ी लूज ढीली होती चली जाती है, सो दैट उसके अंदर बीज बोया जा सकता है, पानी वगैरह को पहुंचाया जा सकता है, जो नीचे की परत है वो ऊपर आ चुकी होती है ना, ये सब चीजें। तो ये कह रहा है कि इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड टू रिमूविंग वीड्स। यानी वीड किसको कहा जाता है, वीड कहा जाता है जो अपने आप उग जाते हैं, अपने आप, जैसे दूब वगैरह आप देखते हो या कई प्रकार के अन्य घास होते हैं जो फसल को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एंड फॉर लूजिंग द सॉइल हो रहट, डेकली, मोट। भाई ये इसमें जो रहट वगैरह है ये तो पानी के लिए होती है ना, रहट पानी सिंचाई होती है इससे। तो जो फावड़ा है ना, हो से क्या होगा, हो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लाइक दैट, ओके। ये फावड़ा है और इसको जमीन में, मतलब ये नुकीला है सामने से, इसको जमीन में मारा जाएगा तो इससे वीड्स को भी खुदाई करी जा सकती है, वीड्स को भी हटाया जा सकता है और साथ ही साथ लूज किया जा सकता है मिट्टी को, सॉइल को, ओके। और इसी के अंदर आपके जो हैरो वगैरह होते हैं, टीलर वगैरह होते हैं, यदि आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो आपको इस शब्द जरूर समझ में आएंगे। तो ऑप्शन विल बी ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज आर कोज्ड बाय बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी जो इसमें डिजीज है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसके कारण, निम्नलिखित से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। मेजल्स, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या टाइफाइड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारियां जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछी जाती है, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी, कुछ ऐसी होती है, वायरस से कौन सी होती है ना, वायरल कौन से इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरिया से एक तो आपकी यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस होती है जिसे हम टीबी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से ही होता है, ठीक है, टाइफॉइड बैक्टीरिया से ही होता है। तो इसके अंदर तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो जो टेटनस होता है, टेटनस, ओके, वह भी आपका इसी से होता है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिन अमेरिकन countries did a water war happen in the year 2000 against the
प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि इनमें से कौन सा दक्षिण अमेरिकन देश है जहां पर वर्ष 2000 में पानी की सप्लाई को निजीकरण के विरुद्ध जल युद्ध हुआ था, यानी कि दिस इज अ वाटर वॉर। ओके, कौन सी कंट्री है जहां पर वाटर वॉर देखा गया? और वाटर एक बहुत ही प्रीसियस थिंग है अगर हम बात करें फॉर द ह्यूमन, फॉर द वेजिटेशन, फॉर द एनिमल्स, ऑल, मतलब सबके लिए बहुत बड़ा प्रयोग है वाटर का, राइट। तो यहाँ पर वाटर वॉर हो गया वर्ष 2000 के अंदर। कह रहे हैं कि जब वाटर को प्राइवेट करने की बात करी गई, इसके निजीकरण की बात की गई। भाई जब भी कोई चीज़ प्राइवेटाइजेशन की ओर जाएगी तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उसके रेट्स जो हैं जनता के मतलब जस्टिस नहीं कर पाएंगे जनता के साथ में। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा देश है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलीविया या पेरू? तो यहाँ पर बोलीविया कंट्री को आप देख सकते हैं वर्ष 2000 में जब यहाँ पर वाटर प्राइवेटाइजेशन की बात करी गई तो यहाँ पर काफी विरोध हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17, द हेडक्वार्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI ये कहाँ पर मौजूद है? लंदन, अकरा, नई दिल्ली या सिडनी? तो यदि हम बात करें तो ये भारत के, हम बात कर रहे हैं मुख्यालय की, ठीक है। मुख्यालय मतलब होता है हेड ऑफिस, राइट। तो यहाँ पर ये इंडिया के नई दिल्ली में स्थित है। यदि मैं बात करूँ लंदन की तो यहाँ पर इसका रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर। यदि मैं बात करूँ अकरा की तो यहाँ पर भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय आपको दिखाई देता है, ठीक है। और CHRI that was established in the year 1987 ये क्या करती है? राष्ट्रमंडल के मानव अधिकारों के लिए एक इनिशिएटिव है जिसको नई दिल्ली में हेड ऑफिस है, और साथ ही साथ इसका जो मैंने आपको बताया कि इसका जो अकरा और लंदन में रीजनल ऑफिस या क्षेत्रीय ऑफिस यहाँ पर आपको मिलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस देश का दौरा किया था? Which was the first foreign destination that PM मोदी chose to visit after he was sworn in? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या श्रीलंका? तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद किसका दौरा किया था? तो भूटान कंट्री का, जो कि हमारा बहुत पड़ोसी देश है। ये भूटान कंट्री हैप्पीनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो भूटान का दौरा किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स इट बाउंड्रीज विद द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? यदि हम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या के अनुसार टॉप स्टेट है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर है। यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश कई राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, जिनके अंदर आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उससे भी करता है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से भी करता है, यहाँ पर जो है हरियाणा राज्य से भी करता है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका और भी जैसे मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वो कई सारे राज्यों से अपनी सीमाओं को बनाता है। यदि आप इधर बनारस की साइड चले जाएंगे, 2-3 राज्यों से एक एक जिला जो है अपनी सीमा को शेयर कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहे किस देश के साथ में उत्तर प्रदेश अपनी सीमा को शेयर कर रहा है? चाइना, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? तो आप देख सकते हैं कि नेपाल, जो इधर टनकपुर की साइड आप जाएंगे बरेली वगैरह की तरफ, तो नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल से हम अपनी उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा होते हुए देखते हैं। बांग्लादेश तो इस तरफ है, बांग्लादेश के साथ हम सबसे लंबी सीमा बनाते हैं, ठीक है, 4096 किलोमीटर। ये इधर बंगाल के साइड है, ठीक है। चाइना ऊपर की तरफ हो गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ में सीमा शेयर करता है। यदि हम बात करें बिमस्टेक की तो पूछा जा रहा है कि बिमस्टेक इज अ सब रीजनल ग्रुप comprising of 7 countries of South Asia and South East Asia, headquartered at, कहाँ पर है बिमस्टेक का, जो इसके पास में कितने कंट्रीज हैं आप देख सकते हो। यहाँ पर 7 कंट्री हैं जो साउथ एशिया से हैं और 2 कंट्री हैं जो साउथ ईस्ट एशिया से हैं। काठमांडू में, नई दिल्ली में, ढाका में या फिर कोलंबो में? तो कहाँ पर हमें इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिखाई देता है? यदि मैं बात करूँ तो 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी बिमस्टेक की। इसके अंदर बांग्लादेश है, हमने कहा ना 7 कंट्री हैं जो कि साउथ एशिया से हैं, ठीक है। बांग्लादेश है, भूटान है इसके अंदर, ठीक है, इंडिया है ना, इंडिया है, साथ ही साथ यहाँ पर नेपाल आ जाएगा, यहीं पर आपका श्रीलंका आ जाएगा, ठीक है, श्रीलंका, यहीं पर जो है थाईलैंड। तो कितने हो गए? 1 2 3
4 5 6, थाईलैंड आ जाएगा। इसी के अंदर आपका साउथ एशियन एक और कंट्री है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार आ जाएगा। ये हो गई आपकी 7 कंट्री। कौन सी? ये कंट्री हो गई साउथ एशिया की कंट्री। अभी यहाँ पर आ जाएंगे आपके जो है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यदि हम बात करें जी, तो इसमें यहाँ पर 7 कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ एशिया की है और साउथ ईस्ट एशिया की है, ठीक है। समझ आ गई बात? तो 7 तो देश ही है। 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है और नेपाल है और यहीं पर आपका श्रीलंका है, थाईलैंड है। दीज आर द मेंबर कंट्री ऑफ बिमस्टेक। इसका यदि मैं बात करूँ कि इसका सचिवालय कहाँ पर है, तो इसका सचिवालय आप देखेंगे कि ढाका के अंदर है। ढाका कहाँ पर है? तो ढाका बांग्लादेश में है। बांग्लादेश इज ऑल्सो द कंट्री, ठीक है, इसका मेंबर कंट्री है बांग्लादेश। यहाँ पर आगे क्वेश्चन आ जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 21। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज बीन इंक्लूडेड एज द 23 डिस्ट्रिक्ट, 23rd डिस्ट्रिक्ट के रूप में डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन। जब आप एनसीआर को देखते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसके अंदर फरीदाबाद है, जिसके अंदर आपका गुरुग्राम है, जिसके अंदर नोएडा है, ठीक है, जिसके अंदर बागपत है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, खासतौर पर हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, वो सब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें 23वां जिला कौन सा शामिल किया गया? उत्तर प्रदेश का जिला है शामली, ठीक है, उत्तर प्रदेश का नवनिर्मित जिला है ये। और यदि हम बात करें 72 के बाद जब 75 जिले बने तो शामली वाज वन ऑफ देम, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रेटिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? जीएसटी को कौन ऐसा स्टेट था जिसने इसको सर्वप्रथम अनुमोदित किया था, रेटिफाई किया था? तो जीएसटी जो है आपका जुलाई 2017 में आया। दैट इज 101, 101वां अमेंडमेंट था ये संविधान के अंदर। और असम वॉज द स्टेट जिसने इसको सर्वप्रथम रेटिफाई किया था, यानी कि इसको यहाँ पर क्या किया था, अनुमोदन इसका किया था, ठीक है। और ये वन नेशन वन टैक्स की फॉर्म में यह आया है, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो सवाल आएगा क्वेश्चन नंबर 23। हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द पाला डायनेस्टी, यानी कि पाल वंश का पहला राजा कौन था? तो ही वाज गोपाला। गोपाला जो थे सबसे पहले थे पाला डायनेस्टी के किंग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है, एन स्टेट वेयर सिंगल कैश क्रॉप इज ग्रोन फॉर द सेल। देखिए 2 तरीके की फसलें आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक तो होती हैं जो फूडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, या आप देख सकते हैं जो हम सिर्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे गन्ना वगैरह, मूंगफली वगैरह, इनको हम वाणिज्यिक फसलें बोलते हैं, जो कि हम कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं। तो कह रहे हैं कि उसको क्या कहा जाता है जहाँ पर कि बिक्री के लिए फसलें बोई जाती है? सस्टेनेंस फार्मिंग, यानी कि निर्वाह खेती के अंदर सिर्फ गुजारा करने लायक खेती होती है कि व्यक्ति के पास में सिर्फ उतने ही पैसे आते हैं जिससे उसका गुजारा हो जाए। दूसरा है किचन गार्डन, मतलब सब्जियां वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह उगा लेना, ठीक है, घरों में आजकल ये बहुत चल रहा है। जूम कल्टीवेशन, अभी हमने बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट में जब एक तरफ जो है खेती को जला करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, और इसी को स्लैश एंड बर्न खेती भी कहा जाता है। अभी हमने मध्य प्रदेश की भी बात करी, आंध्र प्रदेश की भी बात करी। यहाँ पर आ जाता है प्लांटेशन फार्मिंग, यानी कि रोपण खेती। रोपण खेती में क्या होता है, जहाँ पर बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है। यू कैन से जिस तरीके से जो बागवानी वगैरह होती है ना, एक बड़े कमर्शियल तौर पर वहाँ पर खेती की जाती है एक प्रॉपर वे में, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। विच प्लैनेट बिसाइड्स नेपच्यून, यानी कि नेपच्यून के बाद में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लू प्लैनेट बोल रहे हैं? अर्थ है, मार्स है, प्लूटो है या जुपिटर है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया। अर्थ इज लुकिंग लाइक अ ब्लू कलर का वहाँ से दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है और यदि ऊपर से देखा जाए है ना, तो यहाँ पर उस वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पर नीला रंग दिखाई देता है। 26वां क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट है नोबल गैस? देखिए नोबल गैस क्या होती है एक्चुअली, नोबल गैस का सीधा फंडा आप ऐसे समझिए, रिएक्ट नहीं करती है ये, जैसे आर्गन वगैरह हो गई, आप देखेंगे क्रिप्टन हो गई है ना, नियॉन हो गई, ये सब क्या है आपकी, ये सब नोबल गैस हो जाती है, ठीक है। आई थिंक ये 6 गैसेज हैं जो कि जिनको नोबल की श्रेणी में लाया जाता है। जैसे आपकी क्रिप्टन हो गई, क्रिप्टन, यहीं पर आपकी आर्गन हो गई,
यहीं पर आपकी जेनॉन हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है और नोबल गैसेस में आपकी नियॉन हो ही गई, ठीक है। नियॉन एक होती है, नियॉन, ठीक है। उसके अलावा जो है आपकी जेनॉन, रेडॉन होती है। ये सब आपकी जो है हीलियम गैस के इसके अंदर पाई जाती हैं, जो कि निष्क्रिय गैस होती है, निष्क्रिय, नॉट रिएक्टेबल, राइट। इसके अंदर आपकी जैसे क्लोरीन हो गई, ये नहीं है, ठीक है। क्लोरीन को आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कलर्स बदलने लगे, रिएक्ट करने लगे। क्लोरीन हो गई आपकी, ठीक है। हाइड्रोजन हो गई, दीज आर नोट निष्क्रिय गैस। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी डी, राइट। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहे कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वाई गर्ल, मतलब क्यों लड़की, क्यों लड़की, ओके। वाई गर्ल, इसके ऑथर कौन हुए? तो महाश्वेता देवी, रस्किन बॉन्ड, एनिन ब्लाइंटन या ओलिविया फ्रेसर। तो महाश्वेता देवी एक बहुत बड़ा नाम है साहित्य के अंदर, तो वही वाई गर्ल या फिर क्यों लड़की के यहाँ पर राइटर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हु इज द डैश इज द फाउंडर ऑफ द गुलाबी गैंग इन उत्तर प्रदेश एंड प्रदेश बेस्ड सोशल मध्य ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर वीमेन वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट। मतलब गुलाबी गैंग की फाउंडर है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। संगीता पाल देवी, संपत पाल देवी, शीला पाल देवी या मिशी चौधरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संपत पाल देवी ये गुलाबी गैंग की फाउंडर है। और ये गुलाबी गैंग एक्चुअली क्या करता है, जो पिंक गैंग है या गुलाबी गैंग है, इसका मेन पर्पस है कि महिलाओं को, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रदेश है ना, काफ़ी ज़्यादा ऐसा देखा जाता है एक रवैया लड़कियों के प्रति थोड़ा सा दोयम दर्जे का। 2006 में जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसको, यहाँ पर कई सारे लोगों के 200 प्लस पीपल्स के साथ में, एक समूह के साथ में इसको शुरू करा गया। और इसके अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हैं, उन सभी को एजुकेशन के मसले में उनको एम्पावर करने की बात इस गुलाबी गैंग के द्वारा की जाती है, ठीक है। गुलाबी क्योंकि लड़कियों के कलर को प्रतिनिधित्व देता है, इसलिए गुलाबी गैंग। मुरादाबाद, कह रहे हैं मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु बहुत प्रसिद्ध है। उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया, तांबा, पीतल, हीरा या स्टील। तो यदि मैं मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, जिसको कि पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और यदि हम बात करें तो हैंडीक्राफ्ट के मामले में इस पीतल नगरी मुरादाबाद ने अपना विश्व भर में एक बहुत बड़ा स्थान बना लिया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वीमेन टू वोट। यदि मैं वीमेन की वोट की बात करूं तो भारत जिस दिन आज़ाद हुआ, यहाँ पर कोई किसी के पास संपत्ति हो तभी वो वोट कर सकता है, ये कर सकता है, ऐसी किसी भी कंडीशन को नहीं रखा गया। परंतु इसके अंदर हम और भी ऑप्शंस को देख रहे हैं। सऊदी अरब, विच इज़ लाइक, वो तो महिलाओं के अधिकारों के बारे में थोड़ा सा, पर भारत काफ़ी बाद आज़ाद हो रहे हैं हम, तो औपनिवेशिक सत्ता में थे, जिसके बाद पैसे वो वोट करेगा। न्यूजीलैंड 1853, यहाँ पर न्यूजीलैंड वॉज अ कंट्री, 1893 है ये, 1893, 1893 में, वर्ष 1893 में न्यूजीलैंड कंट्री ने अपनी महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया था। 31वां क्वेश्चन, विच मूवमेंट इन इंडिया वॉज लेड द अली ब्रदर्स, शौकत मोहम्मद अली। भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, यहाँ पर है खिलाफत आंदोलन। बिल्कुल, खिलाफत आंदोलन एक्चुअली ये क्या था, ये खलीफा के मतलब सम्मान में कमी कर रहा था, ओके। तो इसके लिए यहाँ पर कई सारे लोग, जैसे मौलाना मोहम्मद अली हैं, अजमल खान हैं, इवन आपके अबुल कलाम आज़ाद हैं, वो सभी भी इसमें मौजूद थे, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन में इन अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने भी इसका जो था नेतृत्व किया था, ठीक है। आगे आ जाता है क्योंकि एक बहुत ही प्योर जो है खलीफा का स्थान था, ओके। पार्ट 4, भारतीय संविधान में भाग 4 में कौन सा विवरण है? मूलभूत अधिकार तो भाग 3 में है, ठीक है, पार्ट 3 में है। तो डीपीएसपी, बिल्कुल सही बात है, डीपीएसपी यानी कि ये एक प्रकार की क्या है, ये डायरेक्शंस है ना, किसके लिए? तो स्टेट कैसे पॉलिसी बनाएगा, दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ऐसे कुछ सिद्धांत, ऐसे कुछ निर्देश दिए जाएंगे। तो डीपीएसपी कहाँ पर आ जाता है आपका?
आपका पार्ट 4 के अंदर आ जाता है। हम अगर बात करें पार्ट 4A की, तो इसके अंदर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला गया है जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी से रिकमेंडेड थी। यहाँ पर आ जाता है ब्लैक सॉइल, मतलब काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? इसे कपास मिट्टी कहा जाता है, पहली बात सुन लेंगे। यहाँ पर है रेगुर ह्यूमस बागर क्रिस्टलिए, तो इसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर हम अगर बात करें तो इसके अंदर ह्यूमस आदि की मात्रा काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है ना। और ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस तो कोई मिट्टी नहीं है बट ह्यूमस, या फिर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कपास, जहाँ जहाँ पर ये मिट्टी है तो वहाँ पर कॉटन बेल्ट अपने आप यहाँ पर जो है बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर मौजूद है? जो कि एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। ये आपकी लखनऊ, पंतनगर, मेरठ या सहारनपुर के अंदर। तो मेरठ में जहाँ पर CCS यूनिवर्सिटी भी है, लगभग 4 यूनिवर्सिटी मेरठ में, एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है। और यदि हम बात करें तो ये 2 अक्टूबर वर्ष 2000 में, 2 अक्टूबर क्या होता है? 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे होता है, महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है, ठीक है। 2 अक्टूबर वर्ष 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। मेरठ के अंदर CCS यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है। यहीं पर आपकी जो है इसके अंदर सुभारती भी करके है, यहीं पर आपकी यह यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटी हैं, लगभग 27 इंजीनियरिंग कॉलेज है। यदि मैं बात करूं सहारनपुर की, तो यहाँ पर माँ शाकुंभरी करके जो है आपकी ये यूनिवर्सिटी बनी। पंतनगर आदि में भी एग्रीकल्चर की काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। आर्टिकल 4 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, आर्टिकल 4 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट डील्स विद, किसके साथ डील करते हैं? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से स्वतंत्रता, राइट टू एजुकेशन, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू मैरिज एंड फैमिली। देखिए राइट टू एजुकेशन वगैरह तो आर्टिकल 21A, ये भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट टू ओन प्रॉपर्टी ये अब 300A में चला गया, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें UDHR की, UDHR यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसका आर्टिकल 4 फ्रीडम देता है किससे? गुलामी से। यानी कि किसी भी, जैसे पहले दास प्रथा हुआ करती थी ना, दासों को बेचा खरीदा जाता था लाइक एज अ कमोडिटी, तो इससे ये यहाँ पर फ्रीडम दिलाता है आर्टिकल 4 ऑफ द UDHR, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, विच इंडियन NGO हैज बीन अवॉर्डेड the United Nations Development Program is Equator Prize 2017 for promoting ecologically सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल। किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकी स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया? स्माइल फाउंडेशन, प्रथम स्वयं शिक्षण प्रयोग या सम्मान फाउंडेशन? तो यहाँ पर 2017 का जो इक्वेटर प्रोग्राम प्राइज दिया गया है, स्वयं शिक्षण प्रयोग जो NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसको दिया गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 37। What does the light year measure? लाइट ईयर किसको मापता है? लाइट ईयर क्या है? ये बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेस को मापता है, ठीक है। किसको? दूरियों को मापता है, लंबी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है क्या आपका? तो अगर मैं लाइट ईयर की बात करूं तो डिस्टेंस जो कि लाइट ट्रेवल इन अ 1 ईयर, यानी कि प्रकाश के द्वारा एक साल में जो है तय की गई दूरी, तो लंबी दूरियों को मापने के लिए हमारे पास में प्रकाश वर्ष है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर कि द कलर ऑफ ह्यूमन आई डिपेंड्स ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन द डैश इन द आई। देखिए हम कलर को पहचानते हैं ना, तो यहाँ पर एक मेलानिन पिगमेंट होता है, आपने कभी सुना हो तो, मेलानिन पिगमेंट, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट यहाँ पर होता है जो कि किस पर? तो जो कलर अभी मान लिया मैं कहूँ कि ये ब्लैक कलर है, ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से और कौन सी जगह पर है ना? तो यहाँ पर है आइरिस, कॉर्निया, फेस या लेंस। तो आइरिस आंख की आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखनी है दोनों चीजें, मैंने कहा आपको मेलानिन पिगमेंट और आइरिस, ओके। चलिए यहाँ पर हमने पूरे
38 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे हैं। हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही है। योगेश सर की मैथ्स की क्लास होती है, उनके बाद जो है आपकी रीजनिंग की आयुषी मैम की क्लास होती है, फिर जीके जीएस मेरी क्लास होती है और बाद में हिंदी क्लास होती है, राइट। तो इन क्लासेस को अच्छे से अटैम्प्ट करिए। बाकी भी गैलेक्सी के प्लेटफॉर्म पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा मटेरियल दिया हुआ है। प्लीज़ डू ज्वाइन ऑल द क्लासेस, और इसके लिए आपको गैलेक्सी के प्लेटफॉर्म को एक बार सब्सक्राइब भी कर लेंगे, सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस हमारी तरफ से, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड अच्छे से एंजॉय करिए, अच्छे से सारे सेशंस को अटेंड करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।